नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने संवैधानिक निकायों में से निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का महान्यायवादी, राज्यों के महाधिवक्ता, वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग का अध्ययन कर लिया है। आज हम CAG कैग मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका कौन सा CAG। इसके मुख्य कार्य क्या है, इसके संदर्भ में मुख्य जो कंसेप्ट हैं उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। बात करते हैं किसकी, CAG, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कैग। ठीक है, मतलब ये हो गया कौन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन है, महालेखा परीक्षक है। ठीक है, कौन, आपका CAG। अंग्रेजी अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी हो जाएगी इसकी क्या, कंट्रोलर, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें किसकी, CAG की। सबसे पहले हम देखते हैं इसका उपबंध, फिर हम देखते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल क्या होता है, सेवा शर्तें क्या होती हैं, किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, बाद में देखेंगे हम इसके मुख्य कार्य। तो सबसे पहले हम बात करें CAG का उपबंध। पहला उपबंध आपका, पहला जो टॉपिक है वो आपका कौन सा, उपबंध, कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में CAG का उपबंध है। तो ध्यान रखना कि संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक किसका उपबंध किया गया है, CAG का उपबंध किया गया है। ठीक है, दूसरा CAG की नियुक्ति कौन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो CAG जो है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है, किसकी, CAG की। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का मुखिया होता है ना, संघीय कार्यपालिका का हेड होता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का हेड होता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि CAG की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है यहाँ पर। CAG की नियुक्ति कौन कर रहा है, कार्यपालिका कर रही है। जबकि CAG का जो कार्य होता है वो कार्य कौन से प्रकार का होता है, विधायी प्रकार का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है इसका कार्य, विधायी प्रकृति का होता है। विधायी प्रकृति का क्यों होता है, विधायी प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि CAG जो है ना, वो जो आपका विनियोजन विधेयक होता है, उस विनियोजन विधेयक के तहत कार्यपालिका ने खर्च किया है या नहीं किया है उसका लेखा परीक्षण करता है। ठीक है ना, तो ये जो CAG है इसकी नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, परंतु CAG का कार्य विधायी प्रकृति का होता है। CAG अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एवं संबंधित राज्यों के राज्यपाल को। राष्ट्रपति CAG की जो रिपोर्ट होती है उसको संसद के समक्ष रखवाता है। संसद की लोकलेखा जो समिति होती है वो लोकलेखा समिति CAG के प्रतिवेदन या रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है। ठीक है ना, और साथ ही में CAG जो है वो पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो आपके विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, तो क्या ध्यान रखना है कि CAG का जो कार्य है वो विधायी प्रकृति का होता है। CAG पूर्ण रूप से, कौन से रूप से, पूर्ण रूप से किसके प्रति, संसद अथवा विधायिका, कौन है, संसद अथवा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। मतलब CAG की नियुक्ति तो की जा रही है किसके द्वारा, CAG की नियुक्ति तो करता है कौन, कार्यपालिका।
ठीक है। परंतु सीएजी वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सीएजी पूर्ण रूप से संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। दूसरा, हम यूं भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से सीएजी संसद या विधायिका, संसद या कौन है, विधायिका का एजेंट होता है, का क्या होता है, एजेंट होता है, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ऑप्शन वो आपको ये नहीं दे कि सीएजी की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, व्यवस्थापिका के द्वारा या विधायिका के द्वारा की जाती है, या न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का हेड होता है, मतलब सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता ही है। ऑप्शन अगर चेंज करना चाहे तो सीएजी की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, ठीक है। सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सीएजी विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि सीएजी संसद या विधायिका का क्या होता है, एजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, ये जो सीएजी है ये पूर्ण रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो रहा है ना, और इसको संसद का क्या माना जाता है, एजेंट माना जाता है, ठीक है ना। विधायिका जो होती है, कौन, विधायिका, ध्यान देना, विधायिका सीएजी के माध्यम से ही, किसके माध्यम से, सीएजी के माध्यम से ही कार्यपालिका पर क्या रखती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ठीक है ना, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा किसके पास आ जाता है, संसद या विधायिका के पास आ जाता है। यदि उसमें नाम मात्र का भी भ्रष्टाचार हुआ है या नाम मात्र की भी अनियमितता पाई जाती है तो उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, मतलब जनता के सामने वो आ जाएगी। और आपको पता है कि भारत जो है ना वो एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि विधायिका सीएजी के माध्यम से ही क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो हमने बात की किसकी, नियुक्ति की। नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति, मतलब कौन, कार्यपालिका। सीएजी का काम कौन सा होता है, विधायी प्रकृति का होता है। सीएजी पूर्ण रूप से किसके प्रति, संसद के प्रति या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी वजह से सीएजी को संसद या विधायिका का क्या कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है, ठीक है। विधायिका किसके माध्यम से, सीएजी के माध्यम से ही कार्यपालिका पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। तीसरी बात करें हम सीएजी का कार्यकाल, सीएजी का कार्यकाल, ठीक है। तो कार्यकाल की यदि हम चर्चा करें सीएजी का, तो सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण करने से लेकर कितने वर्ष तक, अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक। इनमें से जो भी पहले हो यही सीएजी का क्या होता है, कार्यकाल होता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे, बड़ा ही ईजी है। चौथा टॉपिक हम लें तो पद से हटाया जाना, पद से हटाना, ठीक है ना, क्योंकि सीएजी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। तो सीएजी को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो ध्यान रखना, सीएजी को उसी रीति उसी नियम से हटाया जा सकता है या उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के, किसके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। किनको हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उसी प्रक्रिया से किसको हटाया जा सकता है, सीएजी को हटाया जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाते हैं, तो संसद की सिफारिश पर कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। मतलब संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित जो संकल्प प्रस्ताव होता है उस संकल्प प्रस्ताव को अपने विशेष बहुमत से क्या करती है, पारित करती है और राष्ट्रपति को रिकमेंड करती है कि आप क्या कर दीजिए, न्यायाधीशों को हटा दीजिए, ठीक है ना। तो उसी प्रक्रिया से किसको हटाया जाता है, सीएजी को हटाया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि संसद की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर कौन हटा सकता है, संसद की सिफारिश पर समय से पहले कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। किसको, सीएजी को, ठीक है। यहाँ बस इतना सा ध्यान रख लेना कि संसद हटाने से संबंधित जो संकल्प प्रस्ताव है वो अपनी विशेष बहुमत से क्या करेगी, पारित करेगी। संसद का विशेष बहुमत क्या होता है उसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर बात करें किसकी, वेतन भत्तों की। किसकी बात करें, वेतन भत्ते,
ठीक है ना। तो वेतन भत्ते जो है ना वो सीएजी को किसके समान मिलते हैं? सीएजी को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो आपके सर्वोच्च न्यायालय, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्मान। किसके सम्मान? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्मान क्या मिलता है? वेतन भत्ते एवं सुविधाएं मिलती हैं। किसको? सीएजी को। इसकी चर्चा हमने पहले की है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,85,000 रुपये प्रतिमाह, 2,80,000 रुपये प्रतिमाह क्या मिलता है? वेतन मिलता है। अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 रुपये प्रतिमाह क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो सीएजी को जो वेतन मिलता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्मान, इनको वेतन भत्ते एवं सुविधाएं दी जाती हैं। इन वेतन भत्तों में एक बार नियुक्ति होने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती। ये वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं? भारित होते हैं। ठीक है ना। तो हमने बात की किसकी? सीएजी की, जिसमें उपबंध देखे हमने। एक तो पहला उपबंध कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद, दूसरा नियुक्ति, तीसरा कार्यकाल, चौथा पद से हटाया जाना और पांचवा आपका कौन सा? वेतन भत्ते। ठीक है। एक इधर से हमने कंसेप्ट की भी बात की है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सीएजी की नियुक्ति तो कौन करता है? कार्यपालिका करती है। मतलब सीएजी पर नियंत्रण किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। परंतु सीएजी का जो कार्य होता है वो विधायी प्रकृति का होता है और सीएजी अपने कार्यों को लेकर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता है। मात्र किसके प्रति? संसद के प्रति ही। ऐसा भारत एक पूरे देश में, एक पूरे विश्व में इस प्रकार का एकमात्र देश है जहां पर सीएजी पर नियंत्रण है किसका? कार्यपालिका का। परंतु सीएजी का कार्य विधायी प्रकृति का होता है और सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके कार्यों की बात करते हैं। अब हम सीएजी के कार्यों की चर्चा करते हैं। तो सीएजी के जो कार्य हैं उनको करने से पहले सीएजी के जो कार्य हैं वो मुख्यतया कार्यों को मुख्यतः 2 भागों में या 2 वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सीएजी जो होता है वो कौन? वो सार्वजनिक या लोक वित्त का, किसका? सार्वजनिक या लोक वित्त का या लोक धन का क्या होता है? संरक्षक होता है। क्या होता है? संरक्षक होता है। मतलब ये देश का सबसे बड़ा क्या होता है? अकाउंटेंट होता है। कौन? सीएजी। ठीक है। सीएजी के जो कार्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सीएजी का कार्य होता है वैधानिक लेखा परीक्षण करना। कौन सा करना? वैधानिक लेखा परीक्षण करना। और दूसरा काम होता है निष्पादन लेखा परीक्षण करना। कौन सा? निष्पादन लेखा परीक्षण करना। ठीक है। अब ये दोनों कार्य होते क्या हैं उसकी चर्चा करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीएजी जो है वो लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों करता है। ठीक है ना। सीएजी क्या करता है? ध्यान से देखना। सीएजी लेखा एवं लेखा परीक्षण, लेखा का मतलब लेखांकन एवं लेखा परीक्षण, है ना, दोनों प्रकार के काम करता है। ध्यान से देखना। लेखा एवं लेखा परीक्षण या लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का काम करता है कौन? सीएजी। लेखा का मतलब होता है अकाउंटिंग। लेखा का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। ठीक है ना। लेखा का मतलब क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग हो जाएगा। या लेखांकन का मतलब क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग हो जाएगा। और लेखा परीक्षण का मतलब होता है क्या? ऑडिटिंग। क्या होता है? ऑडिटिंग, है ना। ध्यान रख लोगे। तो ऑडिटिंग होता है एक और एक क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। तो ये दोनों काम किसके हैं? सीएजी के हैं। सीएजी भारत सरकार या राज्य जो सरकारें हैं उनके आय व्यय का लेखा मतलब लेखांकन मतलब अकाउंटिंग की भी करता है और लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग भी करता है। कौन? सीएजी। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका आय एवं जो व्यय है, कौन? आय एवं जो व्यय है, आय एवं व्यय की बैलेंस शीट को मैनेज करना। किसको? बैलेंस, है ना, बैलेंस शीट को क्या करना? मैनेज करना, है ना। ये तो क्या कहलाता है? आपका
ये लेखांकन या अकाउंटिंग कहलाता है। आय व्यय की बैलेंस शीट को मैनेज करना, उसको बनाए रखना, है ना, बैलेंस शीट तैयार करना। कहने का मतलब ये हो गया बैलेंस शीट तैयार करना, किसकी, आय एवं व्यय की बैलेंस शीट तैयार करना क्या कहलाता है, आपका लेखा कहलाता है, ठीक है ना, लेखांकन कहलाता है या अकाउंटिंग कहलाता है। लेखा परीक्षण का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस शीट हमने तैयार की है, मतलब आय व्यय की बैलेंस शीट की जांच करना। क्या करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आय व्यय की जो बैलेंस शीट है, कौन सी शीट है, बैलेंस जो शीट है, उस बैलेंस शीट की क्या करना, जांच करना, आपका क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है, ठीक है। तो सीएजी दोनों प्रकार के काम करता है, परंतु 1976 में, जब 1971 में सीएजी अधिनियम बनाया गया था, उस 1971 के सीएजी अधिनियम में 1976 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, और सीएजी के ये जो दो कार्य हैं, अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा अधिनियम था आपका, सीएजी अधिनियम, है ना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम, कब का, 1971 का। इसमें संशोधन किया गया कब, 1976 में, और संशोधन करके सीएजी के जो लेखा और लेखा परीक्षण हैं, इनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मतलब सीएजी के लेखा एवं लेखा परीक्षण, है ना, अकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग कार्यों को क्या कर दिया गया, कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। अभी जो अकाउंटिंग का जो काम है, मतलब आय व्यय की जो बैलेंस शीट का जो निर्माण करना होता है, ये करता है आपका कौन, सीजीए। कौन करता है, सीजीए करता है। और लेखा परीक्षण का जो काम है, कौन सा काम है, लेखा परीक्षण का जो काम है, वो कौन करता है, वो आपका सीएजी करता है। सीजीए का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका कौन, कंट्रोलर। कौन होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कौन होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है ना, कौन होता है, अकाउंट्स होता है। और सीएजी आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो ये तो आपका जर्नल ऑफ अकाउंट्स होता है, कौन, सीजीए, जो क्या करता है, लेखांकन या अकाउंटिंग का काम करता है, कब से, 1976 से। और सीएजी जो है ना, वो क्या करता है, लेखा परीक्षण का काम करता है। पहले 1976 से पहले लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों काम कौन किया करता था, सीएजी किया करता था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि सीएजी जो है ना, वो कौन सा कार्य करता है, वैधानिक लेखा परीक्षण का काम करता है, और कौन सा, निष्पादन लेखा परीक्षण का काम करता है। वैधानिक लेखा परीक्षण का मतलब क्या होता है, वैधानिक लेखा परीक्षण का मतलब ये होता है कि जो विनियोजन जो विधेयक होता है, मतलब विधायिका ने जो विनियोजन जो विधेयक पारित किया है, उस विधेयक के तहत बताए गए मदों के अनुसार ही कार्यपालिका ने पैसा खर्च किया है या नहीं किया है, उसकी जांच करना, उसका लेखा परीक्षण करना आपका क्या कहलाता है, वैधानिक लेखा परीक्षण कहलाता है, ठीक है। और निष्पादन लेखा परीक्षण में यह देखा जाता है कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो आपका कौन सा होता है, निष्पादन लेखा परीक्षण होता है। सामान्यतः अपने यहाँ कौन सा परीक्षण किया जाता है, वैधानिक लेखा परीक्षण किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि विधायिका के द्वारा बताए गए मदों के अनुसार ही कार्यपालिका ने खर्च किया है या नहीं किया है, उसकी जांच करना, उसका लेखा परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, आपका वैधानिक लेखा परीक्षण कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, भारत में जो सीएजी होता है वो कभी कभी क्या करता है कि औचित्य लेखा परीक्षण भी कर लेता है। कौन सा, औचित्य लेखा परीक्षण भी किया जाता है, किसके द्वारा, सीएजी के द्वारा। इस औचित्य लेखा परीक्षण के तहत ये देखा जाता है कि जो पैसा खर्च किया गया है उसका क्या औचित्य था, या कोई वस्तु बेची गई है उसका क्या औचित्य था, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस परीक्षण में निष्ठा को ध्यान में रखा जाता है, तर्क संगतता को ध्यान में रखा जाता है, और मितव्ययता को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब औचित्य लेखा परीक्षण निष्ठा, तर्क संगतता और आपकी जो
मितव्ययता होती है, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, औचित्य लेखा परीक्षण किया जाता है। सीएजी का काम नहीं होता। सीएजी अपने लेख से हटकर क्या कर सकता है, अपने विवेक के अनुसार क्या कर सकता है, औचित्य लेखा परीक्षण कर सकता है। और जब कभी सीएजी औचित्य लेखा परीक्षण करता है तो कार्यपालिका जो होती है वो ये समझती है कि सीएजी जो है ना अपनी रेखा को पार करके क्या कर रहा है, आवश्यकता से ज़्यादा कार्य कर रहा है। इसी वजह से कभी कभी सीएजी को खूनी कुत्ते के समान व्यवहार करने वाला की संज्ञा भी दी जाती है। किसको, सीएजी को। ठीक है ना। तो आपको अभी के लिए सीएजी के कार्यों में क्या ध्यान रखना था कि सीएजी सार्वजनिक एवं लोक या धन का संरक्षक होता है। दो प्रकार के, वैधानिक और कौन सा, निष्पादन, कौन सा भी कर सकता है, औचित्य भी कर सकता है। दूसरा, सीएजी जो है ना वो लेखा मतलब लेखांकन, अकाउंटिंग, और लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग, दोनों प्रकार के कार्य किया करता है। लेकिन 1976 में सीएजी के लेखा और लेखा परीक्षण के कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अभी लेखा मतलब अकाउंटिंग का काम कौन करता है, सीजीए करता है, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करता है। और लेखा परीक्षण का काम कौन करता है, सीएजी करता है। ठीक है। अब एक एक सीएजी के कार्यों को देखते हैं। तो उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं सीएजी के कार्य। तो पहला सीएजी का जो कार्य है वो है आपका भारत की संचित निधि। कौन है, भारत की संचित निधि। ठीक है ना। कौन सी निधि, संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, एवं जो लोक निधि है, कौन सी है, लोक लेखा जो निधि है, पब्लिक अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो इन निधियों से होने वाले वे की जांच करना या वे का लेखा परीक्षण करना। क्या करना, लेखा परीक्षण करना। तो पहला काम सीएजी का क्या हो गया कि भारत की जो संचित निधि है, जो आकस्मिक निधि है, जो लोकलेखा निधि है, कंसोलिडेट फंड जो है ना, कंटेंजेंसी फंड जो है, और जो पब्लिक अकाउंट है, उस पब्लिक अकाउंट से होने वाले व्यय का क्या करता है, लेखा परीक्षण करता है। भारत की संचित निधि जो है इसका उपबंध आर्टिकल 266 में है। आकस्मिक जो निधि है इसका उपबंध 267(1) में है। और जो पब्लिक अकाउंट है, लोकलेखा जो निधि है, इसका उपबंध आर्टिकल 266(2) में है। ठीक है ना। तो इनसे होने वाले व्यय की क्या करता है, जांच करता है। कौन, सीएजी। सीएजी का दूसरा काम क्या है, सीएजी का दूसरा काम राज्यों की, कौन है, राज्यों की संचित निधि। कौन सी है, राज्यों की संचित निधि। राज्यों की कौन सी, आकस्मिक निधि, है ना। और राज्यों की कौन सी, लोक लेखा जो निधि है। इन निधियों से होने वाले व्यय की जांच, निधियों से होने वाले व्यय का क्या करना, लेखा परीक्षण करना। ये किसका काम होता है, ये सीएजी का काम होता है। ठीक है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखना कि सभी सरकारी कंपनियों के आय व्यय का क्या करना, लेखा परीक्षण करना। किसका काम होता है, सीएजी का काम होता है। ठीक है ना। चौथा काम, सभी सरकारी विभागों, कौन सा है, सभी सरकारी विभागों के व्यापार, है ना, के लाभ हानि आदि का क्या करना, लेखा परीक्षण करना। किसका काम होता है, सीएजी का काम होता है। ठीक है। अगला काम देख लीजिए, निजी कंपनी। कौन सी कंपनी, निजी कंपनियों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना।
किसका? आय व्यय का लेखा परीक्षण करना, ठीक है ना। कब करना? जब इनमें किसकी भागीदारी हो? जब इसमें सरकार की क्या हो? भागीदारी हो। किसकी भागीदारी होने पर? सरकार की भागीदारी होने पर। मतलब यदि कोई योजना कौन से मॉडल पर चल रही है? पीपीपी मॉडल पर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में सीएजी निजी जो कंपनी है उस निजी कंपनी का भी क्या कर सकता है? लेखा परीक्षण कर सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो सरकारी आपके निगम होते हैं, है ना, कौन से? सरकारी निगमों की जो आय व्यय होती है उसका लेखा परीक्षण करना। कब करना? जब इस प्रकार के जो निगम होते हैं ना, सरकारी निगम, इन निगमों के अधिनियम में यदि उपबंध किया गया है कि सीएजी जांच करेगा, तो सीएजी सरकारी निगमों के आय व्यय के लेखा जोखा की भी क्या करता है? जांच करता है, उसका लेखा परीक्षण करता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है ना, राज्यों के जो विभिन्न राज्यपाल हैं, उनके द्वारा जो भी काम सौंपा जाता है लेखा परीक्षण का, वो कौन करता है? आपका सीएजी करता है। परंतु ये मुख्य काम है किसके? सीएजी के, ठीक है। अब हम सीएजी की जो कार्यप्रणाली है उसकी यदि हम बात करें, तो सीएजी की जो कार्यप्रणाली, सीएजी जो है वो अपनी रिपोर्ट, कौन होता है? अपनी जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट किसको सौंपता है? ये राष्ट्रपति को और संबंधित राज्यों के राज्यपालों को। किसको सौंपता है? संबंधित राज्य के राज्यपालों को प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट सौंपता है। कौन? सीएजी। राष्ट्रपति क्या करता है? इस रिपोर्ट को किसके समक्ष रखवाता है? संसद के समक्ष रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। और राज्यों के जो राज्यपाल हैं ये किसके समक्ष रखवाते हैं? ये राज्यों के विधानमंडल। किसके समक्ष? राज्यों के विधानमंडल में क्या करते हैं? इस रिपोर्ट को रखवाते हैं, ठीक है। यहां आपको ध्यान रखना है कि संसद के समक्ष रिपोर्ट रखवाने के बाद में संसद की लोक लेखा समिति, कौन सी समिति? लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की क्या करती है? इस रिपोर्ट की जांच करती है। और जांच करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आती है उसको संसद से क्या करती है? अवगत करवाती है, ठीक है ना। कौन? लोक लेखा समिति। इसी वजह से लोक लेखा जो समिति जब जांच करती है, तो इसी वजह से सीएजी को लोक लेखा समिति का आंख एवं कान कहा जाता है। किसको? सीएजी को किसका? संसद की कौन सी लोक लेखा समिति, कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति की क्या कहा जाता है? आंख कान कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? आंख कान कहा जाता है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, सीएजी जो है ये पूर्ण रूप से, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि सीएजी पूर्ण रूप से एकमात्र किसके प्रति? संसद, है ना, मात्र संसद या विधायिका के प्रति ही क्या होता है? के प्रति ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। फिर हमने आपको बता ही दिया कि संसद जो है, विधायिका जो है, वो सीएजी के माध्यम से ही किसके ऊपर नियंत्रण रखता है? कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है ना। और सीएजी को विधायिका का क्या बोला जाता है? एजेंट भी बोला जाता है, क्योंकि सीएजी का काम विधायी प्रकृति का काम होता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि क्या सीएजी जो है ना वो भारत में होने वाले आपके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रख सकता है? तो सीएजी जो है ना वो भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता। हाँ, सीएजी की जो रिपोर्ट है, यदि उस रिपोर्ट में कार्यपालिका के द्वारा मितव्ययिता की जाती है, मतलब कार्यपालिका के द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जाता है, कोई घोटाला किया जाता है, तो वो सीएजी की रिपोर्ट में क्या हो जाएगा? उजागर हो जाएगा और उसका प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में हो जाएगा। अब चूंकि भारत जो है ना लोकतांत्रिक देश है, तो घोटाला करने वाली सरकार को कौन नहीं चुनेगी? फिर से जनता नहीं चुनती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है कौन? सीएजी, ठीक है ना। परंतु सीएजी का नियंत्रण नहीं होता भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय पर,
भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय पर किसका नियंत्रण नहीं होता? सीएजी का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है ना। तो ये जो शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है ना कि सीएजी भारत का क्या होता है? नियंत्रक होता है, तो ये गलत है। भारत का ये नियंत्रक नहीं होता, क्योंकि भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोकलेखा निधि पर किसका नियंत्रण नहीं होता? सीएजी का नियंत्रण नहीं होता। कार्यपालिका सीएजी की अनुमति के बिना भी क्या कर सकती है? पैसा खर्च कर सकती है। कोई भी सरकारी विभाग जो है वो सीएजी की अनुमति के बिना क्या कर सकता है? पैसा खर्च कर सकता है। तो भारत में जो सीएजी होता है ना वो नियंत्रक नहीं होता। भारत में केवल सीएजी क्या होता है? महालेखा परीक्षक ही होता है, क्योंकि सीएजी का जो कार्य अपने यहाँ है वो पश्यवर्ती कार्य है। कौन सा कार्य है? पश्यवर्ती कार्य है। पश्यवर्ती कार्य का मतलब ये हो गया कि सीएजी पैसा खर्च करने के बाद में उस पैसे सही खर्च किया गया है या नहीं किया गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि सीएजी का जो कार्य है वो पश्यवर्ती कार्य है, मतलब पैसा खर्च करने के बाद में सीएजी क्या करता है? जांच करता है। ठीक है ना। पैसे को खर्च करने से रोक नहीं सकता कौन? सीएजी। ठीक है। इसी वजह से सीएजी को नियंत्रक नहीं माना जाता। सीएजी जो है ना वो केवल क्या होता है? महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भ्रष्टाचार पर ये क्या रखता है? अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। प्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि सीएजी का भारत की संचित निधि से होने वाले, आकस्मिक निधि, लोकलेखा निधि से होने वाले व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कार्यपालिका सीएजी की अनुमति के बिना भी क्या कर सकती है? पैसा खर्च कर सकती है। कोई भी सरकारी विभाग सीएजी की अनुमति के बिना भी पैसा खर्च कर सकता है, क्योंकि सीएजी का जो काम है वो पश्यावर्ती काम है। पैसा खर्च करने के बाद में उसका लेखा परीक्षण करना, ये किसका काम होता है? सीएजी का काम होता है। तो ध्यान रखना, सीएजी का काम किस प्रकार का होता है? पश्यावर्ती काम होता है। ठीक है ना। पैसा खर्च करने के बाद में उसकी वैधानिकता की जांच करना किसका काम होता है? सीएजी का काम होता है। तो आर्टिकल 148 जो है ना वो भारत के सीएजी का उपबंध करता है, परंतु सीएजी का उपबंध कौन से रूप में करता है? महालेखा परीक्षक के रूप में करता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में करता है, कंट्रोलर के रूप में नहीं करता है। केवल ये नाम ही है। ठीक है। दूसरा, अपनी रिपोर्ट जो है ना वो राष्ट्रपति और किसको सौंपता है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को सौंपता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 151 के अनुसार। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले जो सीएजी हुए हैं, भारत के पहले जो सीएजी हुए हैं वो हुए हैं वी नरहरि राव। कौन हुए हैं? वी नरहरि राव। ये भारत के क्या हुए हैं? पहले सीएजी हुए हैं। और वर्तमान में जाएं, किस में जाएं? वर्तमान में जाएं तो 14वें सीएजी हैं जो अगस्त 2020 में ही बनाए गए हैं, और वो हुए हैं आपके कौन? जीसी मुर्मू। कौन है? जीसी मुर्मू। ठीक है ना। मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले JNK के क्या हुआ करते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। इनको अगस्त 2020 में ही भारत का 14वां क्या बनाया गया है? सीएजी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सीएजी से संबंधित आपके जितने भी पर्सन हैं, जितने भी डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।